फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत्की का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आज का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग। जैसे कि हम लोग जानते हैं चालक में बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित दिशा में जिग जैग गति करते रहता है। ये जिग जैग गति जो करता है ये तापीय ऊर्जा के कारण करता है, इसलिए इसको हम लोग तापीय वेग भी बोलते हैं। अब चालक को ये ताप मिलता कहाँ से? जैसे समझिए गर्मी के टाइम में हम लोग को गर्मी महसूस होता है क्योंकि हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऊष्मा का बहाव वातावरण से हम लोग का शरीर में आता है, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी महसूस होता है और पसीना निकलता है। इसी प्रकार ठंडा के मौसम में हम लोग को ठंडी महसूस होता है क्योंकि हम लोग का शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और वातावरण का टेम्परेचर कम होता है। तो ऊष्मा का भाव हम लोग का शरीर से बाहर जाता है, इसकी वजह से हम लोग को ठंडा महसूस होता है। इसी प्रकार जब चालक का ताप कम होता है और वातावरण का ताप ज़्यादा होता है तो ऊष्मा का भाव वातावरण से चालक में आता है। जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वातावरण से ऊष्मा इसमें आएगा। तो जब इसमें ऊष्मा आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊष्मा मिलेगा, तो इसके अंदर जिग जैग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग चालक को यदि ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जिग जैग गति करना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ है यहाँ पे, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं। ये जो गति है उसके अंदर होते रहता है। यह अनियमित दिशा में गति तापीय ऊर्जा के कारण होता है, अतः इसे तापीय वेग कहते हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा के कारण ये वेग है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तापीय वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग बहुत उच्च होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मतलब हो गया जी 1 2 3 4 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको हम लोग किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से भाग कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी तापीय वेग कितना होता है? 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो आपका दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सा छोटा जगह में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर का दूरी कैसे तय करेगा? देखिए ये अनियमित दिशा में जिग जैग गति कर रहा है, तो इसके अंदर एक ही दूरी को बहुत बार ये तय करेगा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, फिर यहाँ किसी से टकराया दूसरा इलेक्ट्रॉन से, फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से टकराएगा किसी दूसरे से, फिर टकराएगा। ये प्रोसेस इसके अंदर चलते रहता है, जिग जैग मोशन होते रहता है। जब इसका पूरा दूरी आप मेजर कीजिएगा, नापिएगा, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? लगभग 100 किलोमीटर, यानी 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग u1 u2 u3 un हो तो औसत तापीय वेग क्या होगा? चलिए एक चालक लेते हैं हम लोग। इस चालक के अंदर बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसका वेग हम लोग u1 ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं u2। फिर एक इलेक्ट्रॉन का वेग इस डायरेक्शन में है u3। फिर किसी दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेग इस डायरेक्शन में u4। इस प्रकार बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, अनियमित दिशा में गति कर रहा है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसका औसत निकालेंगे तो 0 निकलेगा। देखिए इस डायरेक्शन में हम लोग इसको प्लस माने तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा? 0।
फिर इस डायरेक्शन में चला ये, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी औसत तापीय वेग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 un, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो इसका औसत तापीय वेग कितना निकलता है, 0 निकलता है। औसत तापीय वेग 0, लेकिन औसत तापीय चाल 0 नहीं होता है। औसत तापीय चाल 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग वेग का बात करते हैं तो दिशा भी इसमें कंसीडर करते हैं। तो इस डायरेक्शन में प्लस मानेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा और सिंपल करके बताते हैं। इस चालक के अंदर मानिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। अब इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, इधर 4 मीटर पर सेकेंड लिए तो इधर क्या लेंगे, -4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड लिए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा 4 और -4 क्या हो गया 0, फिर 5 और -5 क्या हो गया 0। जब हम लोग पूरे सभी इलेक्ट्रॉन के लिए औसत निकालते हैं तो औसत तापीय वेग कितना निकलता है, 0 निकलता है। अब बात करेंगे हम लोग विश्रांति काल के बारे में। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो रोक के। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विश्रांति काल। टॉपिक है विश्रांति काल। चालक के पास बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होते रहता है। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो सफल टक्कर के बीच लगने वाले समय अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। दो सफल टक्कर के मध्य किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा ली गई औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाव द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक चालक ले रहे हैं यहाँ पे हम, इस चालक में बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा था, पूरा मस्ती में चल रहा था ये इलेक्ट्रॉन। इसके सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इससे आके क्या होगा, टकराएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आके टकराएगा, इसका क्या होगा, डायरेक्शन, दिशा बदल जाएगा। जब इस दिशा में चल रहा था तो बगल में यहाँ फिर इसको एक मिल गया इलेक्ट्रॉन, फिर इससे टकराया, फिर इसका दिशा बदल गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस दूसरा इलेक्ट्रॉन से ये नहीं टकराया, तो इन दोनों के बीच जो समय लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो इलेक्ट्रॉन को समय लगा, उसको क्या बोलेंगे, विश्रांति काल बोलेंगे। मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से मान लीजिए कि वो विश्राम किया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसको टक्कर नहीं हुआ। यानी दो सफल टक्कर के बीच जो औसत समय अंतराल होता है उसको विश्रांति काल बोलते हैं। अपना भाषा में समझिए, मान लीजिए आप रोड में चल रहे हैं, ठीक है, किसी गाड़ी से जाके टकरा गए, तो इस डायरेक्शन में चल रहे थे, गाड़ी से टकराए तो क्या होगा, आपका दिशा भटक जाएगा। बगल में मान लीजिए एक हाथी है, उसके बाद गाड़ी से टकराने के बाद क्या होइएगा, आप हाथी से टकराइएगा। तो गाड़ी से टकराने के बाद हाथी तक जाने में जो समय लगा
उसको क्या बोलेंगे, विश्रांति काल, क्योंकि उस दौरान गाड़ी से टकराने के बाद हाथी तक जाने में किसी दूसरे से आपका टक्कर नहीं हुआ, उस समय अंतराल को ही हम लोग विश्रांति काल बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया उसके बाद बीच में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे आके टक्कर हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विश्रांति काल बोलेंगे, और इसको टाउ से सूचित करते हैं। अब बात आता है औसत विश्रांति काल। ये दो ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, टक्कर होते रहेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं औसत विश्रांति काल को। एक चालक लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इस इलेक्ट्रॉन से इसका टक्कर हुआ, क्या होगा, इसका दिशा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इससे ये टकराया, फिर इसका थोड़ा दिशा चेंज हुआ, फिर बगल में एक और इलेक्ट्रॉन था, इससे भी टकराया, फिर इसका दिशा चेंज हुआ, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, फिर इससे टकराया ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सब अपना जिगजैग गति कर रहा है तो एक दूसरे से टकराते रहेगा। अब देखिए ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक कोई टक्कर नहीं हुआ इस दौरान, इसको मानेंगे क्या हम लोग, टाउ 1 मानेंगे। फिर इस दौरान कोई टक्कर नहीं हुआ, यहाँ भी एक विश्रांति काल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, टाउ 2। फिर इसको क्या बोलेंगे, टाउ 3। फिर इसको क्या बोलेंगे, टाउ 4। इस तरह करके होते रहेगा, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और कुल टक्कर की संख्या से भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, औसत विश्रांति काल। औसत का इंग्लिश एवरेज होता है, तो इसको हम लोग टाउ एवरेज से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया कुल समय बटा टक्कर की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, औसत विश्रांति काल बोलते हैं। तो जितना समय है सबको ऐड कर दीजिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा, टाउ n बाय n। चलिए नोट कीजिए वीडियो रोक के, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। अगला टॉपिक है मुक्त पथ। नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच के दो क्रमिक टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ के रूप में जाना जाता है। इसको डायग्राम से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। एक चालक ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इसका टक्कर होगा। यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इससे आके इलेक्ट्रॉन टकराया, इसका थोड़ा दिशा भटकेगा। फिर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, फिर इससे ये टकरा के फिर से इसका दिशा भटकेगा। दो लगातार टक्कर हुआ, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त पथ बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये नहीं टकराया, ये फ्रीली यहाँ पे चला, मुक्त रूप से चला, इसी के लिए इसका नाम पड़ा मुक्त पथ। इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं जी माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है नहीं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सभी से ये टकराएगा इधर उधर जाके। तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई कुल दूरी, जितना दूरी उसने तय किया सबको ऐड करेंगे और टक्कर की कुल संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एक चालक लिए ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके साथ क्या होगा, इसका टक्कर होगा, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर से यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, फिर से टक्कर होने के बाद इस डायरेक्शन में गति किया, फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, फिर ये इस डायरेक्शन में। देखिए दो लगातार टक्कर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। तो इसको हम लोग λ1 ले रहे हैं, फिर इसको λ2 ले रहे हैं, फिर इसको λ3 ले रहे हैं। इस तरह के बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, सभी के साथ इसका टक्कर होगा तो सबका अलग अलग होगा मुक्त पथ, सबको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn बाय टक्कर की कुल संख्या n से डिवाइड कर दीजिए। इसको अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए रोड में बहुत सारा भीड़ है और आपको कहीं जाना है, तो आप जब स्पीड से दौड़िएगा तो क्या होगा, आदमी के साथ टक्कर होगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं, पहला आदमी के साथ टक्कर हुआ, फिर दूसरे आदमी से टक्कर हुआ, तो ये जो बीच का दूरी हो गया ये λ1 ले लीजिए। फिर दूसरे से फिर तीसरा आदमी के साथ टक्कर होगा, वो जो डिस्टेंस हुआ दूसरा और तीसरा के बीच λ2 ले लीजिए। फिर अगले के साथ टक्कर होगा, उसको λ3 ले लीजिए। इस तरह जितना टक्कर हुआ सबके दो लगातार टक्कर के बीच का जो दूरी है सबको क्या करना है, हम लोग को ऐड कर देना है और जितना टक्कर की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्वरण देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का त्वरण। देखिए चालक के पास बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब चालक को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखे, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, बाहरी का इंग्लिश क्या होता है, एक्सटर्नल। तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था उस पर बल लगेगा, किधर बल लगेगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा ना जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ के जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो प्लस हो जाएगा। अब इन प्लस और माइनस के वजह से विद्युत क्षेत्र के विपरीत में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम ई ले रहे हैं यहाँ पे, इसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र आ गया। और ये जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है ई एक्सटर्नल, उसके बराबर ई होता है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है अपोजिट दिशा में, बाहरी विद्युत क्षेत्र के बराबर ही होता है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की जब बात करेंगे ई नेट, तो कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू, इसमें इसको घटाएंगे, ई एक्सटर्नल बाहरी विद्युत क्षेत्र माइनस ई, क्योंकि एक दूसरे का दिशा विपरीत है। अब ई एक्सटर्नल
और ये ई एक्सटर्नल के बराबर है, तो इसी को लिखिएगा ना। तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या निकल गया, 0 निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसको विद्युत क्षेत्र में रखे, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, धन आवेश हो गया। अब इसकी वजह से विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जितना विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था उतना ही विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो नेट कितना हो गया, कुल विद्युत क्षेत्र इसके अंदर 0 हो गया। अब जब कुल विद्युत क्षेत्र 0 है तो त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ पे चार्ज जो जमा हो जा रहा है वो जमा नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि बाहरी विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चालक के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे यहाँ चार्ज भी बढ़ेगा, और हमेशा बाहरी विद्युत क्षेत्र और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दोनों हमेशा बराबर होगा। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े भी थे कि चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि चालक के विपरीत सतह पे विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कुल विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर 0 होता है। लेकिन यदि इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो चार्ज जमा हो जा रहा है वो जमा नहीं होगा, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उस केस में होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। यदि इस चालक को हम लोग क्या करें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। देखिए, इस चालक को हम लोग अब एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। चालक के पास बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। प्लस से विद्युत क्षेत्र निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे बल इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, इसके वजह से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अब यहाँ पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋण आवेश, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचेगा। अब देखिए यहाँ पे जमा नहीं होगा, क्योंकि बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये चलाते रहेगा इसको। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। पहले वाला केस में क्या हो रहा था, बैटरी से नहीं कनेक्ट हो रहा, तो यहाँ निगेटिव जमा हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव जमा हो रहा था, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, और दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा था। अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 हो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे तो जमा नहीं हो रहा है, चार्ज जमा नहीं हो रहा, आवेश जमा नहीं हो रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। कितना से त्वरण होगा वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, E = F/Q यूनिट 1 में। तो F = क्या हो जाएगा, F = E/Q हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा इस ओर है और बल का दिशा इसके विपरीत है, तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो F = क्या हो जाएगा हम लोग का, -E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर बल।
अब देखिए न्यूटन का सेकंड नियम क्या है, N2L, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma द्रव्यमान इंटू त्वरण। इक्वेशन 1 से F का मान यहाँ रखिए, तो माइनस ई इक्वल टू एम ए, समीकरण 1 से निकालना है हम लोग को त्वरण, m से डिवाइड कर दीजिए, माइनस ई बाय एम इक्वल टू ए, इसको सीधा करके लिख देते हैं, a इक्वल टू माइनस ई बाय एम, जहाँ पे e इक्वल टू कितना है जी 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg। सदिश रूप में क्या होगा, सदिश रूप में इस पे सदिश दीजिएगा और इस पे सदिश दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है अदिश राशि है। ए सदिश इक्वल टू माइनस ई बाय एम। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस क्यों आया जी, माइनस इसलिए आया क्योंकि त्वरण जो हो रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल निम्न विभव से उच्च विभव की ओर त्वरित होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, निम्न विभव से उच्च विभव। देखिए माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग निम्न विभव, प्लस को क्या बोलते हैं उच्च विभव। बैटरी में एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। 12 वोल्ट का बैटरी है तो प्लस वाला के पास 12 वोल्ट होता है और माइनस वाला के पास 0 वोल्ट, तो 12 माइनस 0 क्या हो गया 12, ये क्या हो गया विभवांतर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जहाँ पे 12 है वो उच्च विभव, जहाँ पे 0 है वो निम्न विभव। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण हो रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम लोग। वीडियो रोक के नोट कीजिए, हम मिटा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन बल अनुभव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर त्वरित होता है। कितना त्वरण होता है, माइनस विद्युत क्षेत्र पे सदिश इलेक्ट्रॉन पे आवेश बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी अनुगमन वेग के बारे में, जिसको अपवाह वेग भी बोलते हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो रोक के हम मिटा रहे हैं। अनुगमन वेग, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अनुगमन वेग। अभी हम लोग पढ़े चालक को जब एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित होता है, कितना से A इक्वल टू माइनस ई बाय एम। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक त्वरित नहीं रह पाता है। क्यों जी, देखिए चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, किसी न किसी एटम से निकला है। मान लीजिए एल्युमिनियम है ये, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर क्या हो जाएगा +3 चार्ज हो जाएगा। अब एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है ऋण आवेश। ये इस डायरेक्शन में त्वरित हो रहा है, तब क्या करेगा इसको खींचेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो क्या हो जाएगा उसका त्वरण कम हो जाएगा। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा तो क्या होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन सब है धीमे धीमे एक नियत दिशा में बढ़ता है। इस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं अनुगमन वेग। ये आपस में एक दूसरे से टकरा भी रहा है, जिस एटम से निकला है वो उसको खींच भी रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन कर रहा है, फिर धीमे धीमे आगे भी बढ़ रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बाराती देखिएगा डांस करता है तो जिधर मन तिधर जाके इधर उधर डांस करता है और धीमे धीमे आगे भी बढ़ता है।
इन्हें कि जहाँ से शुरू किया और फिर जहाँ पहुँचना है तुरंत पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता है उसमें। उस केस में क्या होता है, आराम से एक जगह इस पॉइंट पे इधर उधर डांस किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर उस पॉइंट पे इधर उधर डांस किया, फिर आगे बढ़ा। यही केस यहाँ पे हो रहा है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है जिग जैग मोशन करने के साथ साथ धीमे धीमे आगे बढ़ता है। ये जो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है एक दिशा में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुगमन वेग बोलते हैं। जैसे देखिए, जहाँ से बाराती डांस करना शुरू किया वहाँ पे थोड़ा देर जिग जैग मोशन में डांस करेगा, फिर थोड़ा देर के बाद आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ भी जिग जैग मोशन डांस करेगा। इन्हें कि जहाँ से चला और जहाँ पे पहुँचना है तुरंत एक बार में पहुँच जाएगा। यही केस यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन करने के साथ साथ धीमा धीमा आगे बढ़ता है। सोचिए, ये जो आपका जिग जैग गति है, इसका अनियमित दिशा में जो गति है कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड जिग जैग मोशन कर रहा है। लेकिन ये इस डायरेक्शन में जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को विद्युत धारा मिलता है, वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग कितना था, जिग जैग मोशन कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एकदम इस तरह गति कर रहा है। उसके साथ साथ धीमा धीमा जो इधर इधर बढ़ रहा है वो कितना है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग, और इसी वेग की वजह से हम लोग को करंट मिलता है। देखिए, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होता है। इस नियत औसत एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको डेराइव करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चालक लेते हैं जी। इस चालक में बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, बाहरी विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। इसको VD से सूचित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD लिखें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेग होगा। याद कीजिए, 9 क्लास में और 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, V = U + AT, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। यही इक्वेशन लगेगा यहाँ पे। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, V1 = U1 + A⁻1 लिखना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे समय हम लोग क्या लिख रहे हैं, विश्रांति काल। विश्रांति काल को टाउ से डिनोट करते, अभी पढ़े हम लोग। ध्यान दीजिएगा, समय एक अदिश राशि है तो इस पर हम लोग को सदिश नहीं लगाना है। इसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा जी U2 + A⁻2। फिर V3 बराबर U3 + A⁻3।
इस तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, Vn nवां इलेक्ट्रॉन के लिए Un प्लस A टाउ n। अब हम लोग को क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना। अनुगमन वेग क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसका औसत निकालना है। यानी Vd जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn बाय n। Vd बराबर हो जाएगा, V1 का वैल्यू पुट कीजिए U1 प्लस A टाउ 1, फिर V2 का वैल्यू कितना है U2 प्लस A टाउ 2, फिर V3 का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए U3 प्लस A टाउ 3, फिर Vn का वैल्यू पुट कीजिए Un प्लस A टाउ n, और फिर n से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ध्यान दीजिएगा U1 U2 U3 वाला को एक साथ कर लीजिए। Vd बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 Un बाय n। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जी, A वाला टर्म सब में है तो कॉमन कर सकते हैं हम लोग। चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n टाउ n बाय n। ध्यान दीजिएगा हम लोग पढ़े U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un बाय n, औसत तापीय वेग क्या था हम लोग का, 0 था। इसको 0 ले लेंगे A, और औसत विश्रांति काल को क्या लिखते हैं हम लोग, टाउ एवरेज, नहीं तो टाउ से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n बाय n। अब Vd बराबर निकल गया हम लोग का जी, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना था याद कीजिए, क्योंकि A इक्वल टू माइनस ई बाय m, तो हम लोग का निकल गया माइनस ई बाय m इंटू टाउ। ये आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकल गया। आसान है। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस A टाउ 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए इसी तरह U3 प्लस A टाउ 3। nवां इलेक्ट्रॉन के लिए Un प्लस A टाउ n। अब सभी को जोड़ दीजिए, मीन निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। V1 V2 V3 जितना वेलोसिटी है n से डिवाइड कर दिए। V1 V2 V3 का यहाँ से सब वैल्यू पुट कर दिए, U1 A टाउ 1, U1 U2 U3 और Un को एक साथ लिख दिए, n दोनों को मिलेगा। अब देखिए A टाउ 1 A टाउ 2 A टाउ 3 A टाउ n, सब में A था तो कॉमन कर लिए इसको। अब इसको क्या लिखेंगे, औसत विश्रांति काल लिखेंगे, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1, टाउ लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, कितना होता है माइनस ई बाय m। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए।
चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े। I इक्वल टू Q/T विद्युत धारा, I इक्वल टू dQ/dt यदि आवेश समय के साथ परिवर्तित होगा तो। फिर पढ़े धारा घनत्व J इक्वल टू I/A, J इक्वल टू I/A cos थीटा। आज पढ़े इलेक्ट्रॉन का त्वरण -E/m, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अभी पढ़े हम लोग अनुगमन वेग Vd इक्वल टू -E/m इंटू टाउ, विश्रांति काल। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो भी आराम से याद रख सकते हैं आप। इसमें क्या कीजिएगा, सिर्फ विश्रांति काल से गुणा कर दीजिएगा इसको, तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकल जाएगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।